मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम इमॉर्टल मार्शल गॉड को बदलकर अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड रखा है। पार्ट 9। विक्रम सेन ने अपनी युआन क्यूई को आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ाने के लिए अपने दांतियन को जलाने की कीमत चुकाए। विक्रम सेन के चारों ओर स्थित युआन क्यू चमकदार और चकाचौंध हो गया, जिससे रात्रि आकाश का एक छोटा सा क्षेत्र प्रकाशित हो गया। सेन कबीले का भाला जंगली बाघ भोजन पर झपट रहा है। विक्रम सेन गुस्से से दहाड़े। अपने डेंटियन के स्वतःस्फूर्त दहन की कीमत पर उसने तुरंत अपने युआन क्यूई का लगभग 70% निकाल लिया और गोली चला दी। हालांकि ये भाला एक भयावह भाले के आकार में परिवर्तित हो गया जो 40 मीटर लंबा था। भाले की रोशनी तेजी से आई और लाल तलवार की रोशनी से टकरा गई। जैसे ही भाले और तलवारें टकराई, चांदनी की चमक फीकी पड़ गई। यह वही क्षण था जब रात्रि का आकाश अचानक शांत हो गया। इसके तुरंत बाद दो हिंसक ताकतें भड़क उठीं। धमाका। पृथ्वी को हिला देने वाली युआन क्यू टकराई, जिससे अभूतपूर्व रूप से बड़ी गोलाकार आघात तरंग उत्पन्न हुई। ठीक नीचे सेन कबीले की 20 से अधिक इमारतें थीं जो गोलाकार आघात तरंग से तुरंत ही जमींदोज हो गईं। विक्रम सेन का चेहरा अचानक लाल हो गया और उन्होंने मुंह से खून का बड़ा टुकड़ा बाहर निकाला। रात्रि आक्रमण का शत्रु भी कुछ झांक पीछे की ओर तैर गया। उसकी भुजाएं थोड़ी कांप रही थीं और उसके पीछे का वाइपर प्रेत भी गायब हो गया। जाहिर है, इस दुश्मन द्वारा इस्तेमाल की गई पृथ्वी दानव सांप राजा तलवार ने उसकी खुद की खपत को काफी गंभीर बना दिया। उसने अयान को घूर कर देखा, फिर पलटा और रात के आसमान में गायब हो गया। विक्रम सेन ने पहले तो उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम आगे बढ़ पाते, उनके मुंह से फिर से खून की धार निकल पड़ी। दादाजी। अयान जल्दी से दौड़कर आया और लड़खड़ाते विक्रम सेन के पास जा मिला। हालांकि विक्रम सेन ने उत्सुकता से कहा, जल्दी चलो देखते हैं कि कबीले के सदस्यों में से कोई हताहत हुआ है या नहीं। अयान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुमने बस कुछ घर नष्ट कर दिए और किसी को चोट नहीं पहुंचाई। अयान का जवाब सुनकर विक्रम सेन ने राहत की सांस ली। सेन वंश अभी अभी लौटा था और उन्हें समृद्ध नहीं माना जाता था। सहयोगवश इस क्षेत्र में मकान खाली थे। सौभाग्यवश वे सेन वंश को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इस समय सेन कबीले के लोग पहले से ही चिंतित थे और उनमें से बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। ये रैड्डी कबीला ही होगा। खंडहरों को देखते हुए महान बुजुर्ग की दाढ़ी क्षैतिज रूप से नाच रही थी। दूसरे बुजुर्ग की आंखें भयंकर थीं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या रैड्डी कबीला है? वह वास्तव में सेन मैनर के सिर पर सवार होकर जंगली हरकतें करने की हिम्मत रखता है। सेन कबीले और रैड्डी कबीले के बीच दुश्मनी तो बनी ही थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका बदला इतनी जल्दी मिल जाएगा। हालांकि विक्रम सेन और अयान ने एक दूसरे की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। विक्रम सेन ने कुछ बार खांसते हुए कमजोरी से कहा, मैंने जो देखा है उसके अनुसार आज रात हमला करने वाला व्यक्ति रैड्डी वंश का नहीं हो सकता है। हाँ। अयान का चेहरा गुस्से से भर गया। हालांकि रैड्डी कबीले के पास कई विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनकी साधना पद्धति निश्चित रूप से उतनी उच्च नहीं है। विक्रम सेन ने कहा, इस व्यक्ति ने सेन वंश पर आक्रमण करने के लिए यह अवसर चुना। एक ओर इसका उद्देश्य रैड्डी कबीले को फंसाना था। दूसरी ओर ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने छोटे अयान पर खुलेआम हमला करने की हिम्मत नहीं की। दुश्मन की ताकत अत्याचारी थी और उनकी साधना तकनीकें भयावह रूप से उच्च थीं। साथ ही वे अयान से बेहद नफरत करते थे और अयान को खुलेआम मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उन्होंने तभी छिपकर हमला करने का साहस किया जब सेन रैड्डी कबीले और सेन रैड्डी कबीले के बीच टकराव हुआ। तब यह व्यक्ति केवल अयान और विक्रम सेन ने फिर एक दूसरे की ओर देखा और एक स्वर में कहा, दानिश दुबे। ये 3 शब्द सुनकर सेन कबीले में सभी के भाव थोड़े बदल गए। वर्तमान दुबे वंश अतीत से भिन्न है। दानिश दुबे ग्रीन मून संप्रदाय के शिष्य थे। कुछ हद तक दुबे कबीले की वर्तमान स्थिति सिटी लॉर्ड से भी अधिक थी। क्या दानिश दुबे मूल प्रत्यावर्तन के 5वें स्तर पर नहीं है? वह दूसरे मास्टर के साथ इस हद तक कैसे लड़ सकता था? क्या हमारा अनुमान गलत था? महान बुजुर्ग के पोते हुआ ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा, तो क्या दानिश दुबे मूल प्रत्यावर्तन के 5वें स्तर पर नहीं है? विक्रम सेन मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे और दानिश दुबे मूल क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। उनके बीच 4 छोटे छोटे क्षेत्र थे। यदि वह जियांटियन क्षेत्र विशेषज्ञ होता तो 4 छोटे क्षेत्रों में फैले दुश्मन को मारना मुश्किल तो था, लेकिन असंभव नहीं था। हालांकि
मूल रिटर्निंग दायरे के प्रत्येक छोटे दायरे के बीच का अंतर जियांटियन दायरे के एक छोटे दायरे के बीच के अंतर से बहुत अधिक था। दूसरे शब्दों में, साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, सीमा पार दुश्मनों को मारना उतना ही कठिन होगा। यदि कोई मार्शल आर्ट के अंतिम चरण में पहुंच जाए तो प्रत्येक छोटे चरण के बीच का अंतर एक दुर्गम स्वर्गीय खाई के समान होगा। ये संप्रदाय की ताकत है, विक्रमसेन ने आह भरते हुए कहा। ग्रीन मून सेक्ट में दानिश दुबे की साधना अब ऐसी चीज नहीं है जिसकी कल्पना हम जैसे दूरदराज के मार्शल कलाकार कर सकें। एक सुदूर छोटे कबीले के मार्शल कलाकार की तुलना एक दूसरे दर्जे के संप्रदाय के मार्शल कलाकार से कैसे की जा सकती है? विक्रमसेन ने हाथ हिलाकर कहा, महान बुजुर्ग, आज से हम अपने कुल के लोगों को हर रात गश्त करने की व्यवस्था करेंगे। हम दुबे कबीले को एक और मौका नहीं दे सकते। समझा? महान बुजुर्ग ने सिर हिलाया और अपने कबीले के लोगों के साथ गंदगी साफ करने लगे। छोटे अयान, मेरे पीछे आओ। विक्रमसेन ने अयान की ओर देखा और दोनों चले गए। सेन कबीले का भूमिगत गुप्त कमरा। जैसे ही विक्रमसेन बैठे, खून की एक और फुहार निकल पड़ी। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? अयान के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वह जल्दी से मदद के लिए आगे बढ़ा। विक्रमसेन ने सिर हिलाते हुए कहा, इन दिनों दुबे वंश अपेक्षाकृत शांत है, इससे मेरी सतर्कता ढीली पड़ गई। मैं बहुत लापरवाह था। दुबे वंश हमेशा से ही महत्वाकांक्षी रहा था और गुप्त रूप से सेन वंश से छुटकारा पाना चाहता था। यह वह नफरत थी जो उन्होंने वर्षों से जमा कर रखी थी। विशेष रूप से अयान ने मार्शल आर्ट्स टाउन चुनाव और उत्सव भोज में दुबे कबीले के अहंकार को बेरहमी से झटका दिया था, जिससे अयान दुबे कबीले के लिए कांटा बन गया था। विक्रमसेन ने असहाय होकर आह भरी। उन्होंने अयान की ओर देखा और कहा, छोटे अयान, यदि 9 दिनों में मार्शल आर्ट सिटी चयन में संप्रदाय द्वारा तुम्हारा चयन नहीं हुआ तो दुबे वंश को अब कोई भय नहीं रहेगा। तब दानिश दुबे निश्चित रूप से सेन मैनर को समतल करने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को लेकर आएंगे। हमारे सेन वंश का जीवन और मृत्यु दांव पर है। इस बिंदु पर विक्रमसेन का चेहरा शर्म से भर गया। मैं, विक्रमसेन, अक्षम हूं। मैंने सेन वंश के जीवन और मृत्यु का बोझ अपने एक बच्चे पर डाल दिया। अयान ने जल्दी से कहा, दादाजी, ऐसा मत कहिए। मैं सेन वंश का सदस्य हूं, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। आह! विक्रमसेन ने एक लंबी सांस छोड़ी। यद्यपि उसने कुछ नहीं कहा, परंतु उसकी बाहें गहरी आत्मग्लानि से भरी हुई थीं। ठीक है दादाजी, अयान ने अचानक विषय बदलते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने क्या कहा था? वहाँ एक रहस्यमय विशेषज्ञ है जो गुप्त रूप से मुझे साधना में मार्गदर्शन दे रहा है। मैंने उसे आपकी स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने मुझे कुछ चीजें और एक साधना तकनीक दी। जैसे ही उसने यह बात कही, अयान ने अपना स्टोरेज रिंग खोला और एक 3rd ग्रेड फायर बाथ पिल, एक 3rd ग्रेड मैरो क्लींजिंग पिल और एक 3rd ग्रेड ओरिजिन टेम्परिंग पिल निकाली। ये अयान के पास मौजूद तीसरी श्रेणी की एकमात्र 3 गोलियां थीं। उनमें से प्रत्येक के लिए 2 थे। इस समय उन्होंने उनमें से आधे निकालकर विक्रमसेन को दे दिए। विक्रमसेन चौंक गए और अविश्वास से पूछा, 3 टियर 3 गोलियां, यह मेरे लिए है? बाजार में एक टियर 3 औषधीय गोली की कीमत कम से कम 5 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर थी। तीनों का मूल्य पहले से ही 20 मिलियन स्वर्ण सिक्कों के करीब था। इन 3 गोलियों का मूल्य सेन वंश की कुल संपत्ति से लगभग 3 गुना था। विक्रमसेन ही नहीं, दुबे कबीले के मुखिया चेतन दुबे भी इन 3 गोलियों को देखकर जरूर चौंक गए होंगे। अयान ने सिर हिलाया। हाँ, यह मुझे उस सीनियर ने दिया था। मुझे इसे आप तक पहुंचाना है। विक्रमसेन ने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ गोली ली, लेकिन तुरंत बाद उन्होंने गोली अयान के हाथ में थमा दी और खुश होकर कहा, इन 3 टियर 3 गोलियों के साथ, छोटे अयान, तुम्हारी साधना और भी तेज हो जाएगी। जब अयान ने यह सुना तो उसकी नाक में दम हो गया। सबसे पहले उसके दादाजी ने उसके बारे में सोचा। ये थी रिश्तेदारी की गहराई। अयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, दादाजी, मेरा क्षेत्र टियर 3 गोलियों के भयंकर औषधीय गुणों का सामना करने के लिए बहुत छोटा है। तुम्हें इसे स्वयं ले लेना चाहिए। जब आप तियान युआन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तभी हमारे सेन कबीले की नींव अधिक स्थिर होगी। इसके अतिरिक्त, अयान मुस्कुराया और बोला, अगर मैं संप्रदाय का अनुयायी बन सकता हूं तो टियर 3 की गोली मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आपने जो कहा वह सही है। तभी विक्रमसेन ने अनिच्छा से गोली स्वीकार कर ली। फिर अयान ने कलम और कागज निकाला और साधना तकनीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा, उस वरिष्ठ ने मुझसे एक साधना तकनीक याद करने को कहा। मैं इसे अभी लिखूंगा। दादाजी, आप तुरंत खेती शुरू कर सकते हैं। जब अयान लिख रहा था, विक्रमसेन ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसने देखा कि शब्दों को मंत्रों में लिखा जा रहा है, लेकिन उसका चेहरा और भी अधिक स्तब्ध हो गया। जब अयान ने विक्रमसेन को एक नई लिखित साधना तकनीक सौंपी तो विक्रमसेन अचंभित रह गए। ये है एक पृथ्वी स्तर की शुरुआती खेती तकनीक।
विक्रमसेन ने साधना तकनीक के कवर पर लिखे 5 शब्दों कैन युआन तियान यान पाम को भयभीत होकर देखा। अयान मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये पृथ्वी स्तर का जूनियर होना चाहिए, है ना? यही बात सीनियर ने कही थी। दरअसल अयान के पास भी उच्च स्तरीय साधना तकनीक थी, लेकिन विक्रमसेन के लिए उसे साधना उपयुक्त नहीं था, क्योंकि विक्रमसेन की प्रतिभा अपेक्षाकृत साधारण थी, केवल नश्वर स्तर तक। यद्यपि अयान केवल एक जियांटियन क्षेत्र का मार्शल कलाकार था, उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली दिव्य प्रतिभा थी, इसलिए वह सीधे पृथ्वी श्रेणी की साधना तकनीक फ्लैश शैडो स्टेप्स की साधना करने में सक्षम था। हालांकि विक्रमसेन की प्रतिभा इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए भले ही उनके पास मूल रिटर्न का 9वां स्तर था, उनकी वर्तमान सीमा ये थी कि वह केवल सांसारिक प्राथमिक चरण तक ही साधना कर सकते थे। यदि विक्रमसेन को उच्चतर साधना तकनीक दी जाती तो इससे उसे नुकसान ही होता, जिससे वह पागल हो जाता और अपनी साधना नष्ट कर देता। विक्रमसेन ने ब्लू ओरिजिन हेवनली यान पाम को अपने हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे पलटा नहीं। इसके बजाय उन्होंने अयान से गंभीर स्वर में कहा, छोटे अयान, भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियां चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, तुम्हें उस वरिष्ठ की महान दयालुता को नहीं भूलना चाहिए। जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, उन्हें अपनी दयालुता का बदला चुकाना और अपने दिलों की रक्षा करना याद रखना चाहिए। उन्हें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह फैंग एक आदमी और एक मार्शल कलाकार है जो स्वर्ग और पृथ्वी पर ऊंचा खड़ा है। अयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि भले ही उनके दादा मायापुरी टाउन जैसे दूरदराज के इलाके में रहते थे, लेकिन उनका मन इतना खुला था। विक्रमसेन ने कहा, अगले कुछ दिनों में मैं फिर से एकांत में साधना करूंगा और जितनी जल्दी हो सके स्वर्गीय युआन क्षेत्र की ओर बढ़ने का प्रयास करूंगा। तब तक अपने आप को उजागर मत करो। ये दिखावा करते रहो कि आज रात जो कुछ हुआ वह रेड्डी कबीले ने किया, नहीं तो दानिश दुबे दीवार फांदकर भाग जाएगा। पोता समझता है। अयान खड़ा हुआ और अलविदा कहा। मायापुरी शहर का चयन सेन वंश के लिए एक बाधा थी। इससे पहले सेन वंश को अपनी ताकत छुपानी पड़ी और कम प्रोफाइल रखना पड़ा। गुप्त कमरे से बाहर निकलने के बाद अयान को उसके पिता अशोक सेन ने ढूंढ लिया। पता चला कि वह अयान को एक झटका देना चाहता था और परिवार के साथ मिलकर डिनर करना चाहता था। अयान के पुनर्जन्म के बाद यह पहली बार था जब उसने अपने माता पिता के साथ खाना खाया था और वे तीनों मेज पर बैठकर आनंद ले रहे थे। अयान ने अपने माता पिता की आंखों में दया देखी और अपने परिवार के प्रति उनके गहरे और निस्वार्थ स्नेह से उसका दिल पिघल गया। ये पता चला कि माता पिता का उससे प्यार करना वास्तव में एक बहुत ही खूबसूरत बात थी। काफी देर तक खाना खाने के बाद उसके माता पिता उसे लगातार अपना ख्याल रखने की चेतावनी देते रहे। भले ही सेन मैनर खत्म हो गया हो, लेकिन अगर वह जीवित होते तो उनका परिवार बिखरता नहीं। रात्रि भोजन के बाद अयान ने अपने माता पिता को व्यक्तिगत रूप से उनके कमरे में वापस भेज दिया ताकि वे मानव शिशु की गर्मजोशी का अनुभव कर सकें। आंगन के बाहर आलोक सेन और उसके बड़े भाई बहन अयान का इंतजार कर रहे थे। छोटे अयान, आज रात के बाद मार्शल आर्ट सिटी चयन में 8 दिन शेष हैं। हम में से कुछ लोग भी इसमें भाग लेंगे, आलोक सेन ने कहा। अयान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उत्सुकता से पूछा, चचेरे भाई, क्या आप भी मार्शल आर्ट सिटी चयन में भाग लेना चाहते हैं? यद्यपि हम आपसे कमतर हैं, फिर भी हमारे दिल में सपने और आकांक्षाएं हैं। हम सेन परिवार की सारी जिम्मेदारी अकेले आप पर नहीं डाल सकते, आलोक सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान ने जल्दी से माफी मांगी, मेरा यह मतलब नहीं था। भाइयों और बहनों, गलतफहमी मत पालिए। आलोक सेन और अन्य लोग पिछले प्रतियोगी थे। उन्होंने कुछ वर्ष पहले नगरीय चुनाव पास कर लिया था, इसलिए वे इस बार नगरीय चुनाव में सीधे भाग ले सकते थे। आलोक सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, हमने आपको केवल इसलिए पहले से सूचित किया ताकि आप जान सके कि आप अकेले नहीं हैं, हम अभी भी आपके पीछे हैं। अयान ने गंभीरता से मुस्कुराते हुए जोर से सिर हिलाया, हाँ, मुझे पता है, हमारा परिवार एक साथ लड़ा और सेन परिवार को एक साथ लेकर चला। ठीक है, क्या तुम्हें अभी भी रुयान राज याद है? जाने से पहले उसने मुझे कुछ गोलियां और साधना विधियां दी। अयान ने सभी टियर 1 और टियर 2 गोलियां निकाली और बिना कुछ छिपाए उन्हें घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों में वितरित कर दिया। उन्होंने कहा, खेती की तकनीक अभी भी मिस रुयान की हवेली में संग्रहित है। जब मैं इसे वापस ले लूंगा तो इसे अपने भाइयों और बहनों को भेज दूंगा। सभी लोग मूल रूप से अयान को सांत्वना देने आए थे, लेकिन उन्हें ऐसी अप्रत्याशित फसल की उम्मीद नहीं थी। सभी के चेहरे पर परमानंद के भाव प्रकट हुए। हे भगवान, ये तो दूसरे दर्जे की अग्नि स्नान की गोली है। आलोक सेन चौंक गए और बोले, इतनी कीमती औषधीय गोली? हम? अयान मुस्कुराए और बोले, ले लो, ये चीजें मिस रुयान के लिए कुछ भी नहीं हैं।
अयान को शुरू में यह नहीं पता था कि आलोक सेन और अन्य लोग शहर के चयन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन अब उसे पता था कि वह जितनी चाहे उतनी मदद कर सकता है। लेकिन हालांकि आलोक सेन खुश थे, लेकिन उनके चेहरे पर बदसूरती थी। ऐसी कीमती गोली का इस्तेमाल आप पर किया जाना चाहिए, इसे हमें दे दो। अयान ने अपना सिर हिलाया। मैंने कुछ अपने लिए रख लिए हैं, बहुत हो गया। ऐसा कहते हुए अयान ने आलोक सेन से कहा, भाई, जब आप पहली बार लौटे थे तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं बहुत दूर चला गया तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। आलोक सेन और अन्य सभी लोग हंस पड़े। आलोक सेन ने कहा, मुझे आपको भाई कहने में कोई आपत्ति नहीं है। असल में मैंने जो किया वह आपसे भी ज्यादा ज्यादती थी। ठीक है, हर कोई एक परिवार है, ऐसे बाहरी मत बनो। बोलने वाली महिला अयान की चचेरी बहन थी जिसका नाम राधिका सेन था। उस समय जब कुल के लोग वापस लौटे तो राधिका सेन भी उन लोगों में से एक थीं जिन्होंने विक्रम सेन के लिए चीजें मुश्किल बना दी थीं। वह तीसरे बड़े की पोती थी। वह सेन परिवार के उत्कृष्ट सदस्यों में से एक थीं। आलोक सेन की तरह वह भी जियांटियन फौज स्टेज मार्शल आर्टिस्ट थीं। अच्छा भाई, राधिका सेन ने अयान का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, परिवार में कोई भी बात असामान्य नहीं होती। हाँ, बहन राधिका सेन सही कह रही हैं। अयान खिलखिलाकर मुस्कुराया। ये पहली बार था जब सेन परिवार के भाई बहन अपनी शिकायतें दूर करने के लिए एक साथ एकत्र हुए थे। सेन वंश ने सचमुच विदेशी शत्रुओं को गले लगा लिया। यह वह माहौल था जो एक कबीले में होना चाहिए। अयान अपने कमरे में वापस आया और जल्दी से 2 मध्यम श्रेणी की पृथ्वी गुण साधना विधियों की नकल कर ली। फिर उन्होंने उन्हें आलोक सेन और अन्य लोगों को सौंप दिया। आलोक सेन और सेन वंश के बाकी शिष्यों में पंचतत्वों की प्रतिभा नहीं थी, इसलिए वे किसी भी प्रकार की साधना तकनीक सीख सकते थे। अयान ने उन्हें पृथ्वी तत्व साधना तकनीक इसलिए दी थी क्योंकि कुछ विशेष बातें ध्यान में रखी गई थीं। आलोक सेन और अन्य की वर्तमान साधना और शक्ति के साथ यह असंभव था कि वे मार्शल आर्ट सिटी चयन में चमक पाएंगे, और कम समय में उनकी लड़ाकू शक्ति को बढ़ाना बहुत सार्थक नहीं था। युद्ध शक्ति केवल ताकत और गति की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि इसमें एक मार्शल कलाकार की युद्ध संबंधी जागरूकता और युद्ध अनुभव को भी ध्यान में रखा जाता था। इसलिए सापेक्ष रूप से कहें तो पृथ्वी तत्व साधना तकनीक में रक्षा पर जोर दिया जाता था, और रक्षा के लिए बहुत अधिक युद्ध अनुभव की आवश्यकता नहीं होती थी। अयान का विचार बहुत सरल था। उन्होंने आलोक सेन और अन्य लोगों से मार्शल आर्ट सिटी में चयन में शीर्ष स्थान पाने की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें केवल यही आशा थी कि उनके बड़े भाई बहन जीवित बच जाएं, कम से कम वे तो नहीं मरेंगे। इन चीजों की व्यवस्था करने के बाद अयान ने अपने मार्शल सिटी के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दीं। मेरा क्षेत्र अभी भी बहुत अच्छा है। 2 बार श्वेत ज्वाला बिजली को अवशोषित करने के बाद मुझ में भी बहुत सुधार हुआ है। हालांकि अयान ने अपनी कनपटियां रगड़ी। हालांकि उसके पास कोई मार्शल कौशल नहीं था जिसका वह उपयोग कर सके। जब आप किसी से लड़ रहे हों तो आप अपनी चाल बदलने के लिए बिजली का प्रयोग नहीं कर सकते, ये बहुत अवास्तविक है। लेकिन मैं लाइटनिंग मेरिडियन मार्शल कौशल कहाँ पा सकता हूँ? अयान मुश्किल स्थिति में था और काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लाइटनिंग मेरिडियन तकनीक बहुत दुर्लभ थी, यहाँ तक कि धन संग्रह मंडप के नीलामी घर में भी यह नहीं मिल सका। चलो फिर से स्वर्गीय थंडर मार्शल राजा की खजाने की गुफा में चलते हैं। अयान ने ध्यान देने का निर्णय लिया और पुनः ब्लैक शाप पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ पड़ा। वर्तमान में बिजली शिरा विशेषज्ञ जिसे अयान पहले से जानता था वह स्वर्गीय थंडर मार्शल किंग था, इसलिए वह केवल इस व्यक्ति के अनुभव से ही सीख सकता था। दूसरी बार खजाने वाली गुफा में लौटने के बाद अयान ने खजाने वाली गुफा में खोज की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अयान ने अपनी थोड़ी रगड़ी और उस खजाने की गुफा को देखा जिसे उसने पलट कर देखा था। उसने मन ही मन कहा, यह किसी योद्धा राजा की पहली खजाने वाली गुफा है। इसका यह भी अर्थ है कि उन्होंने मार्शल आर्ट की प्रारंभिक अवस्था यहीं पर सीखी थी। भले ही उसने प्रारंभिक अवस्था में कोई मार्शल कौशल विकसित न किया हो, फिर भी उसे कम से कम अपने विकास के कुछ सुराग तो छोड़ने ही चाहिए। जैसे ही वह बोल रहा था, अयान को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाया और आसपास की दीवारों पर नजर डाली। क्या ये हो सकता है? ये गुफा हजारों सालों से अस्तित्व में थी। पिछले दिनों चारों दीवारों पर धूल की मोटी परत जम गई थी। अयान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में मौसम की एक गेंद उभर आई। तभी सुबह का मौसम सीटी बजाकर चारों दीवारों को पार कर गया। मोटी धूल गिरने के बाद पूर्व और दक्षिण की दीवारों पर कुछ शब्द दिखाई दिए। वास्तव में अयान बहुत खुश हुआ। स्वर्गीय थंडर मार्शल राजा ने सचमुच दीवार पर कुछ लिखा था। उन्होंने शब्दों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया। इस प्रक्रिया में वह अचानक भौचक्का हो जाता था, अचानक उसे समझ आ जाती थी, और कभी कभी उसके चेहरे पर संदेह भी उभर आता था।
दीवार पर लिखे शब्द युद्ध कौशल से संबंधित नहीं थे, और कोई भी युद्ध कलाकार दीवार पर युद्ध कौशल से संबंधित मंत्र नहीं लिखेगा। जैसी कि उम्मीद थी, दीवार पर लिखे शब्द स्वर्गीय थंडर मार्शल किन की साधना से निकले निबंध थे। वे शब्द एक के बाद एक थे, और उनके बीच कोई व्यवस्थित संबंध नहीं था। ऐसा होना चाहिए कि मार्शल राजा किसी भी समय प्रकाश की चमक के साथ दीवार पर 2 स्ट्रोक लिख देगा। अयान की मार्शल आर्ट की गहरी समझ के अनुसार उसने सभी शब्दों को एक खाली किताब में कॉपी किया और उन्हें क्रम में व्यवस्थित किया। उसके बाद उसने इन शब्दों की ध्यानपूर्वक जांच की और आश्चर्य से अपने आप से कहा, यह बिजली की नसों की एक यादृच्छिक पुस्तक है। दर्ज किए गए सभी शब्द स्वर्गीय थंडर मार्शल राजा की थंडर नसों की विशेषताओं के बारे में अंतर्दृष्टि थे और सामान्य दिशा क्यूई संक्षेपण की ओर थी। लगभग 1000 वर्षों तक मार्शल कलाकारों ने शरीर परिष्कार पर ध्यान केंद्रित किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके शरीर परिशोधन के अनुभव ने उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया था और उनमें अधिक टिकाऊ लड़ाकू क्षमताएं आ गई थीं। ये क्यूई शोधन की तरह नहीं था, जहां मौसम के खत्म हो जाने के बाद वे अपनी लड़ाकू शक्ति खो देते थे। अयान को बहुत मजा आया और वह चुपचाप बुदबुदाता हुआ उसे पलटता रहा। मार्शल किन की अपनी समझ के अनुसार हवा, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी तत्व दुनिया में सभी अस्तित्व में थे, लेकिन बिजली मूल रूप से ऐसी चीज थी जो दुनिया में मौजूद नहीं थी और यह उससे उत्पन्न हुई थी। अयान ने देखते हुए सिर हिलाया। लाइटनिंग मेरिडियन के बारे में मार्शल किन की अंतर्दृष्टि ने अयान की लाइटनिंग मेरिडियन की प्रतिभा की समझ को एक नए स्तर तक बढ़ाने की अनुमति दी। इससे उन्हें स्वयं अन्वेषण करने के लिए काफी समय की बचत हुई। और इस थंडर वेन चैट की वास्तविक उपयोगिता दूसरे भाग में है, जो 2 चीजों के बारे में है। एक को क्यूई कंडेंसेशन इनटू लाइटनिंग कहा जाता है और दूसरे को थंडर किंग सील कहा जाता है। क्यूई को बिजली बनने के लिए प्रशिक्षित करना दिलचस्प है। अयान ने हंसकर सिर हिलाया। बिजली का गुण मौसम से पहले आता है, वास्तविक बिजली से नहीं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि का गुण मौसम से पहले आता है, ज्वाला से नहीं बल्कि विस्फोटक शक्ति से। हालांकि साधना तकनीकों के माध्यम से अग्नि विशेषताओं का उपयोग आदिम मौसम ज्वाला और आदिम ऊर्जा ज्वाला की खेती के लिए किया जा सकता है। स्पष्टतः बिजली की विशेषताओं का उपयोग आदिम मौसम ज्वाला और आदिम ऊर्जा ज्वाला को विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे ही अयान ने इसे पलटा, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में प्रारंभिक मौसम की एक गेंद दिखाई दी। इस प्रारंभिक मौसम में गरजने वाली नसों के गुण मौजूद थे, लेकिन बाहर से यह अभी भी गैस जैसा दिख रहा था। अयान तेजी से क्यूई संघनन और बिजली संघनन के फॉर्मूले के अनुसार उसके दिमाग से गुजरा। मौसम तेजी से उसकी हथेली से ऊपर उठने से पहले उसकी मध्याह्न रेखाओं से होकर बहता था। अप्रत्याशित रूप से उसकी हथेली के ऊपर तैरती हुई मौसम की एक गेंद नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से तेजी से वज्र के गोले में परिवर्तित हो गई। ये सचमुच सफल हुआ। अयान की आंखें चौड़ी हो गईं। बिजली का वह गोला बिजली से बना था और वह कड़कती हुई आवाज के साथ हवा में तैर रहा था। उसने लापरवाही से बिजली का गोला बाहर फेंका और एक जोरदार धमाके के साथ 2 से 3 मीटर की त्रिज्या वाला एक बड़ा गड्ढा जमीन पर फट गया, जिससे पूरी खजाने की गुफा कई बार हिल गई। ये शक्ति बहुत चौंकाने वाला है। अयान आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। जब प्रारंभिक मौसम की वही मात्रा वज्रपात में परिवर्तित हो गई, तो इसकी शक्ति विस्फोटक रूप से कम 2 से 3 गुना बढ़ गई। अयान को स्वयं यह उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में पहले मौसम की बिजली की विशेषता को सीधे बिजली में संघनित करने में सक्षम होगा। हाँ, बिजली में क्यूई संघनन मेरी दिव्य प्रतिभा के लिए काफी आसान है। हालांकि ये लाइटनिंग किंग सील है। अयान इसे पलटना जारी रखता है, लेकिन दाईं ओर थंडर किंग सील के परिचय ने उसकी आंखें चौड़ी कर दीं। मार्शल किंग का मानना था कि बिजली ऐसी चीज है जो दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए इसकी लचीलापन अंतहीन है। यदि इसे किसी विशिष्ट तरीके से सक्रिय किया जाए तो ये बिजली को अप्रत्याशित प्रभाव प्राप्त करने की अनुमति देगा। इसके आधार पर मार्शल राजा ने सीलिंग की 6 विधियां बनाई। ये 6 हस्तमोहरें हैं: थंडर सील, किंग स्पैरो सील, हाउ थंडर सील, लाइटनिंग फोटो इलेक्ट्रिक आई, ग्रुप लाइटनिंग एरे, टायरेंट बॉडी लाइटनिंग बॉडी। इन 6 हस्तमोहरों की साधना के लिए पूर्व शर्त यह थी कि क्यूई को विद्युत में परिवर्तित करना सीखा जाए। इसका कारण यह था कि 6 हाथ मोहरे क्यूई के साथ दुश्मनों को मारने के शुद्धतम तरीके थे। मार्शल कलाकार लड़ने के लिए कौशल का प्रयोग करते हुए चालों का प्रयोग करते थे, जबकि लड़ने के लिए जादू का प्रयोग करते हुए क्यूई का प्रयोग करते थे। यदि शरीर और क्यूई दोहरी साधना है, तो ये दोहरी साधना की एक तकनीक है। हालांकि मार्शल किंग के अपने अनुभव के अनुसार, यद्यपि उन्होंने थंडर किंग सील का निर्माण किया था, लेकिन वे साधना में गहराई तक नहीं गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक मार्शल कलाकार की ऊर्जा सीमित थी।
यहाँ तक कि अगर एक मार्शल राजा के पास एक स्वर्गीय ग्रेड बिजली नस होती है तो वह केवल अपनी सीमा तक ही अपने शरीर की खेती कर सकता है, लेकिन उसके पास अपनी क्यूई की खेती करने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होती है। अयान ने मन ही मन कहा, मुझ में दिव्य प्रतिभा है, किसी भी मार्शल कौशल और तकनीक को सीखना आम लोगों की तुलना में अधिक तेज है। शायद थंडर किंग के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, लेकिन मेरे पास है। लेकिन इन 6 लाइटनिंग किंग सील्स का उपयोग कैसे किया जाता है, पता लगाना। उन्होंने मिस रुयान से प्राप्त आत्मा परीक्षण पत्थर निकाले और उन्हें प्रारंभिक मौसम में इंजेक्ट कर दिया, इसलिए आत्मा परीक्षण पत्थर खुले स्थान के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। इस आत्मा मापक पत्थर को पीटकर मानव रूप दिया गया था। वास्तव में यह एक मानव कठपुतली थी। मौसम में इसे इंजेक्ट करने के बाद कठपुतली कुछ सरल बुनियादी गतिविधियां कर सकती है। अयान ने आत्मा मापने वाले पत्थर की कठपुतली को भागते हुए देखा। उन्होंने थंडर किंग सील के पहले रुख का अनुसरण किया और सील बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने मौसम को बिजली में बदलने से पहले उसे अपने हाथों में डाला। उसके हाथों से जुड़ा मौसम नंगी आंखों से दिखाई देने वाली बिजली में बदल गया। इसके बाद उसके हाथों पर तुरंत मुहरें बन गई। उसकी उंगलियां लगातार आकार बदलती रहती थीं और अजीब मुद्रा में एक दूसरे से टकराती रहती थीं। मुहर बनाने की प्रक्रिया के अनुसार उसके हाथों से जुड़ी बिजली आश्चर्यजनक रूप से बदल गई। उसने दौड़ते हुए आत्मा मापने वाले पत्थर की कठपुतली पर निशाना साधा और चिल्लाया, गिर गया थंडर। धमाका। लुओ लेई सफल नहीं हुआ। इसके बजाय अयान के अपने हाथों ने मुहरें बनाई और फट गईं। एक शक्तिशाली बिजली के विस्फोट से अयान उड़ गया। उसका शरीर जोर से दीवार से टकराया और उछलकर वापस आ गया, जिससे उसके शरीर की सभी मांसपेशियां हिंसक रूप से ऐंठ गईं। क्या बकवास है। सौभाग्य से मैंने श्वेत ज्वाला बिजली को अवशोषित कर लिया और उसे बिजली के प्रति अधिक प्रतिरोधी बना लिया। अयान ने अपने कंधे रगड़े और कड़वी मुस्कान के साथ खड़ा हो गया, अन्यथा मैं विस्फोट करके मर जाता। मुहर बनाना सरल प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत कठिन था और इसमें थोड़ा सा भी विचलन बेकार हो जाता था। दोबारा अयान ने अपनी गर्दन घुमाई और अपने हाथों से एक और मुहर बनाई। गिरी हुई बिजली। धमाका। वह फट गया। गिरी हुई बिजली। धमाका। ये फिर से विस्फोट हो गया। अयान ने लगातार 2 घंटे तक सील बनाई थी। उन्होंने 200 से अधिक बार मुहरें बनाई थीं और अंततः एक बार उन्हें सफलता मिली थी। हालांकि जब उसने देखा कि लाइटनिंग सील सफल हो गई है तो उसका चेहरा खुशी से भर गया। उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगलियां आपस में मिलकर तलवार जैसी उंगली बन गई और उसकी उंगली ऊपर से नीचे तक कट गई। खजाने की गुफा के ऊंचे गुंबद के नीचे हवा पहले तो खाली थी, लेकिन जिस क्षण अयान की तलवार की उंगली जमीन पर पड़ी, आसमान से बिजली का एक बोल्ट नीचे गिरा। बिजली ने एक हाथ जितनी मोटी जेड आकृति बनाई और जमीन पर गिर पड़ी। क्या इससे सचमुच बिजली चमकने लगी? अयान अचानक उछल पड़ा। ये पता चला कि लाइटनिंग फॉलिंग सील को सफलतापूर्वक सक्रिय करने के बाद हवा से बिजली का एक बोल्ट नीचे गिरेगा। दुर्भाग्यवश जिस कोण पर उन्होंने गेंद को नियंत्रित किया वह अच्छा नहीं था। बिजली का ये बोल्ट आत्मा परीक्षण पत्थर की कठपुतली पर नहीं लगा। वह अपने युद्ध परिणामों की जांच करने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़ा। उसने देखा कि बिजली के जमीन पर गिरने के बाद उसमें विस्फोट नहीं हुआ, जैसे वह सील बनाने में असफल रहा था। इसके बजाय इसने जमीन में एक छेद छोड़ दिया। जमीन पर एक हाथ जितना मोटा अथाह ब्लैक होल अभी भी हरा धुआं उगल रहा था। हा हा हा। अयान ने ऊपर देखा और जोर से हंसने लगा। यकीनन 2 घंटे की कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। फिर वह दूर भाग गया और एक और सील बनाई। चूंकि वह पहले से ही 1 घंटे तक सील बना चुका था, इसलिए उसे दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था। इस बार सफल होने से पहले वह केवल 1 दर्जन बार असफल हुआ था। इस बार बिजली सीधे कठपुतली पर गिरी, जिससे क्षैतिज रूप से उड़ रही आत्मा परीक्षण पत्थर की कठपुतली कट गई। इससे अयान एक बार फिर सदमे में आ गया। आत्मा परीक्षण पत्थरों का क्या उपयोग था? इसका उपयोग हमलों का पता लगाने के लिए किया गया था। इस तरह की चीज़ों की हमलों का सामना करने की क्षमता अकल्पनीय रूप से मजबूत थी। जब बिजली स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन पर गिरी तो स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन के कंधे पर 2 इंच गहरा घाव हो गया। हे भगवान! अयान ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और आश्चर्य से बोला, जब मैं मिस रुयान के साथ खुद का परीक्षण कर रहा था तो मैंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और इस स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन पर एक भी खरोंच नहीं छोड़ी। ये तो पिछले मौसम के कारण बनी बिजली गिरने वाली सील मात्र थी। क्या होगा अगर यह युआन क्यूई था? उस प्रकार की शक्ति सचमुच अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। मुख्य बात यह थी कि हालांकि लाइटनिंग फॉलिंग सील भी पिछले मौसम के लिए भयावह थी, लेकिन ये थंडर क्लैप से कहीं बेहतर थी। कम से कम ये डेंटियन को खाली करने के लिए बिजली गिरने वाली सील का उपयोग नहीं करेगा। हालांकि ये लाइटनिंग सील थोड़ा कठिन है,
अयान ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मेरी दिव्य प्रतिभा के साथ सबसे सरल बिजली गिरने वाली सील बनाना बहुत मुश्किल है। यदि कोई और होता तो यह अकल्पनीय होता। तब गौरैया राजा सील क्या है? अयान ने जब पहली बार लाइटनिंग फॉलिंग सील देखी थी तो वह दूसरी स्पैरो किंग सील के लिए उत्सुकता महसूस करने लगा था। उन्होंने स्पैरो किंग सील के विवरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि यह रूप केवल सील बनाकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके बजाय उसे कुछ उपयोग करने की आवश्यकता थी। जानवर आत्मा, तथाकथित पशु आत्मा एक राक्षसी पशु की आत्मा थी। सामान्यतः पशु आत्माओं का उपयोग हथियार बनाने में किया जाता था। शक्तिशाली हथियार बनाने वाले पशु आत्मा को हथियारों में बंद कर देते थे, जिससे अप्रत्याशित प्रभाव उत्पन्न होते थे। गोली शोधन प्रक्रिया में कभी कभी किसी पशु आत्मा जैसी चीज का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्या मार्शल कौशल में भी पशु आत्मा का उपयोग किया जाएगा? ये पहली बार था जब अयान ने इसके बारे में सुना था। हालांकि मार्शल किंग के विवरण के अनुसार स्पैरो किंग सील की शक्ति उन्नत थंडर फॉलिंग स्टाइल से संबंधित थी और इसकी शक्ति थंडर फॉलिंग स्टाइल की तुलना में 2 से 10 गुना तक थी। एक जानवर की आत्मा को बाहर निकालने का अवसर ढूंढो। अयान ने अपना मन बना लिया और तीसरी शैली हाउ लाइटनिंग सील पर विचार करने लगा। सैकड़ों असफलताओं के बाद अंततः पूर्ण लाइटनिंग सील सफल हुई। उसने देखा कि उसके हाथों में बिजली चमक रही थी। उसकी उंगलियां एक अजीब आकार बना रही थीं, जिससे उसके हाथों के बीच एक प्रिज्मीय अंतराल बन रहा था। इसके बाद अयान ने मौसम को अपने मुंह में संघनित किया और फिर उसे बिजली में बदल दिया। फिर उसने अपने हाथों के बीच बने प्रिज्मीय अंतराल को देखकर राहत की सांस ली और उसे थूक दिया। जैसे ही वह सांस हथेली के निशान के अंतराल से गुजरी, उसने वास्तव में मुट्ठी के आकार का एक वज्र गोला बना लिया और वह वज्र गोला आगे की ओर लुढ़कता हुआ और बड़ा होता गया। बिजली का गोला अभी अभी उसके हाथ की हथेली से उतरा था और उसका आकार मुट्ठी के बराबर था। बाहर उड़ने के बाद ये एक तरबूज के आकार में बदल गया और फिर एक बोल्डर के आकार में। जब बिजली की गेंद आत्मा मापने वाले पत्थर के गोलेम पर लुढ़की तो ये पहले से ही एक घर का आकार था। अयान चौंक गया। थंडरबॉल में निहित शक्ति अपरिवर्तित है, लेकिन इसका आयतन बढ़ता जा रहा है। क्या ये घातकता के बिखर जाने के बराबर नहीं है? धमाका! कठपुतली को छूते ही बिजली का गोला तुरंत फट गया और बिजली चारों ओर फैल गई। जैसा कि अयान ने सोचा था, ये बिजली का गोला, जो बड़ा होता जा रहा था, ज्यादा मारक नहीं था। इसमें बिजली की मुहर की शक्ति का 5वां हिस्सा भी नहीं था। हालांकि एक और घटना ने अयान को बहुत खुश कर दिया। आत्मा मापने पत्थर कठपुतली रुक गया। हाउ लाइटनिंग बॉल का प्रयोग वास्तव में दुश्मनों को कठोर बनाने के लिए किया जाता था। जब बिजली का गोला मानवरूपी कठपुतली से टकराया तो कठपुतली सचमुच एक क्षण के लिए रुक गई और फिर उसने पुनः दौड़ना शुरू कर दिया। इसकी गति धीरे धीरे सामान्य हो गई। अयान को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह सचमुच बहुत आश्चर्यचकित था। यद्यपि थंडरबॉल में कोई शक्तिशाली मारक क्षमता नहीं थी, फिर भी ये दुश्मन को तुरंत डरा सकता था। ये सीधे तौर पर घातक परिणाम देने से कहीं अधिक मूल्यवान था। ये तो पता ही था कि योद्धाओं के बीच युद्ध अत्यंत तीव्र होता है। एक क्षण रुककर शत्रु अक्सर ये तय कर सकता था कि वह जीवित है या मृत। अयान हौंकते हुए जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। दरअसल थंडर किंग सील पहले मौसम के लिए तैयार नहीं था। मुहर बनाने के लिए युआन क्यूई का उपयोग करना आदर्श था, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण क्षण में इसका उपयोग करना काफी अच्छा था। बहुत मजबूत, सचमुच बहुत मजबूत। अयान ने एलिमेंट्री ग्रेड स्पिरिट स्टोन का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। जैसे ही उसने चौथे प्रकार के लाइटनिंग फोटोइलेक्ट्रिक आई को घुमाया, उसने स्पिरिट स्टोन द्वारा प्रदान की गई स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर लिया और अपने शरीर में लुप्त स्पिरिट क्यूई को तुरंत पुनः प्राप्त कर लिया। ओह, अच्छा ऐसा है। अयान ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से एक मुहर बना ली। इस बार ये सफल रहा। मुहर बनाने के बाद उसने अपनी आंखों पर अपनी उंगलियां पोंछीं, जो तुरंत गड़गड़ाहट की एक परत से ढक गईं। पहले 3 कदमों की तुलना में चौथा कदम बहुत सरल था। इसके अलावा बिजली ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक का उद्देश्य हमला करना नहीं था, बल्कि अयान की आंखों में बिजली चमक उठी और वह हवा में पहले मौसम के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से देख सकता था। बिजली मेरिडियन विशेषता सुप्रीम यांग से संबंधित थी। अपनी आंखों में गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति डालने के बाद वह हवा में बहती राक्षसी ऊर्जा को देख सकता था। अयान को ये बात पहले ही पता थी जब वह काले तीखे राक्षसी जंगल में घुसा था। हालांकि एकमात्र कमी यह थी कि इस प्रकार की यांग विशेषता के कारण अयान युआन क्यूई के उतार चढ़ाव को नहीं देख सकता था। लाइटनिंग फोटोइलेक्ट्रिक आई ने लाइटनिंग मेरिडियन की आंखों को मजबूत किया। यह न केवल राक्षसी ऊर्जा के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से देख सकता था, बल्कि यह युआन क्यूई के अवशिष्ट उतार चढ़ाव या मौसम द्वारा हवा में छोड़े गए अवशिष्ट उतार चढ़ाव को भी देख सकता था।
अयान ने सिर हिलाया और कहा, अगर दानिश दुबे मुझ पर फिर से हमला करता है तो मैं अपनी बिजली जैसी आंखों से उसके द्वारा छोड़े गए युआन क्यूई उतार चढ़ाव को पकड़ सकूंगा। पिछली बार जब दानिश दुबे दिखाई दिए थे तो अयान को दानिश दुबे का पता नहीं चल पाया था, और बिजली के बोल्ट के दिखने से यह बात काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गई थी। लाइटनिंग किंग सील का 5वां रूप एक समूह लाइटनिंग सरनी था। अयान ने इस हस्त मुद्रा का अभ्यास नहीं किया क्योंकि उसके शरीर में निहित जियांतियान क्यूई पर्याप्त नहीं थी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समूह बिजली संरचना एक समूह बिजली संरचना थी जो बड़ी मात्रा में बिजली को एक साथ गिरने के लिए प्रेरित कर सकती थी। यह एक समूह हमला था। ये तभी संभव हो सका जब अयान ने अपनी युआन क्यूई को संघनित कर लिया। छठा रुख, तानाशाह शरीर बिजली शरीर। कई असफलताओं के बाद अयान अंततः सफल हुआ। जैसे ही यह हथेली का निशान लगा, अयान का पूरा शरीर घने विद्युत प्रवाह की एक परत से पूरी तरह से ढक गया। दूर से देखने पर अयान पूरी तरह से बिजली में बदल गया था। ये अयान, जो गड़गड़ाहट और बिजली की चमक में डूबा हुआ था, सदमे में अपने हाथों को देखने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी ताकत बेतहाशा बढ़ रही है। दोहरा, 2 बार, 3 बार, हे भगवान, 9 बार। अयान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर फटने वाला है, और उसके शरीर में उमड़ती शक्ति लहरों की तरह थी, मानो वह अंतहीन हो। दिव्य ग्रेड लाइटनिंग मेरिडियन जन्मजात प्रतिभा की शक्ति 3 गुना बढ़ गई थी, और टायरेंट बॉडी लाइटनिंग बॉडी का उपयोग करने के बाद यह 9 गुना तक बढ़ गई थी। वह जियानटियन क्षेत्र के छठे स्तर पर था, और उसकी मूल शक्ति 2600 जिन थी। 9 गुना विस्फोट अविश्वसनीय 23400 जिन तक पहुंच गया था। विस्फोट के बाद ये केवल मूल शक्ति थी। यदि अयान आक्रमण, काटना और अन्य क्रियाएं करता तो उसकी शक्ति बढ़ती रहती। आह 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 आह, अयान दहाड़ा। वह इतनी तीव्र शक्ति से भर गया था कि उसे अपनी भड़ास निकालने के लिए कहीं नहीं था, जिससे वह अपनी तलवार हाथ में लेकर बेतहाशा भागने लगा। जिस क्षण वह आगे बढ़ा, उसने तुरंत अयान को बिजली के उन्माद में बदल दिया। जब वह तेजी से भाग रहा था तो उसके पीछे लगभग 1 मीटर लंबी बिजली की पूंछ चमक रही थी। उसकी दृष्टि के क्षेत्र में चीजें तेजी से पीछे हट गई। वह खजाने वाली छिपी गुफा से तेजी से निकला और लंबे गलियारे से बेतहाशा भागा। वह तुरंत गलियारा पार कर गया। गलियारे के दोनों ओर दरारें पड़ गईं और टूटे हुए पत्थर गिर गए। ब्लैक शाप पर्वत श्रृंखला में, भोर से पहले रात के आसमान के नीचे, अचानक उस पहाड़ पर जहां खजाने की गुफा स्थित थी, एक तेज रोशनी दिखाई दी। तभी गुप्त पत्थर का दरवाजा एक धमाके के साथ टूट गया और वह रेडियल तरीके से बाहर उड़ गया। उसी समय अयान बाहर भागा। वह हवा में उछला और अपनी तलवार से हमला कर दिया। 2 मीटर की कृपाण ऊर्जा बिजली में परिवर्तित हो गई। बिजली की कृपाण ऊर्जा बेतहाशा बढ़ गई और पागलपन की हद तक 10 मीटर तक बढ़ गई। यहां तक कि हवा भी अराजकता में डूबी हुई थी। जहां भी बिजली की कृपाण ऊर्जा गुजरी, वहां पेड़ और चट्टानें नष्ट हो गईं। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि अयान आसमान में ऊपर चला गया, लेकिन वह नीचे नहीं गिरा। तानाशाह शरीर बिजली शरीर द्वारा लाया शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति वास्तव में उसे आकाश में बेतहाशा चलाने में सक्षम था। बिजली अयान रात के आकाश के नीचे पहाड़ों के बीच बेतहाशा दौड़ रही थी। हर मोड़ बिजली की चमक में बदल गया। वह लगातार हवा में बाईं और दाईं ओर हमला करता रहा, जिससे बिजली गिरने जैसी आवाजें आती रहीं। मैं उड़ सकता हूं। जब उन्होंने टायरानिकल बॉडी लाइटनिंग बॉडी का उपयोग किया तो वास्तव में उनके पास अस्थायी रूप से उड़ने की क्षमता थी। हालांकि अयान को जल्द ही अत्याचारी बिजली निकाय की कमियों का एहसास हो गया। यद्यपि यह अत्यंत हिंसक था, फिर भी इसका उपभोग आश्चर्यजनक था। अयान के टायराट बॉडी लाइटनिंग बॉडी में प्रवेश करने के बाद वह केवल 5 सेकंड तक ही टिक पाया। उसके बाद उसका शरीर कमजोर हो गया और वह तेजी से नीचे गिर गया। सौभाग्यवश नीचे पहाड़ों के बीच एक छोटी नदी बह रही थी, जिससे वह नदी में गिरने से बच गया। अयान कमजोर हालत में तैरकर नदी के किनारे तक पहुंचा और कमजोरी की हालत में सांस फूलने के कारण किनारे पर लेट गया। वह अपने आप से बुदबुदाया, यह अत्याचारी बिजली शरीर वास्तव में अत्याचारी है, लेकिन थंडर क्लैप की तरह इसे कमजोर करने के लिए केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस समय तो अयान शायद एक भेड़ को भी नहीं मार पाएगा। कुछ गलत है। मेरा मौसम अभी भी यही है। अचानक अयान की आंखें चमक उठीं। ये पता चला कि अत्याचारी शरीर बिजली शरीर केवल शारीरिक शक्ति का उपभोग करता है, मौसम नहीं। इस समय उसके शरीर में अभी भी भरपूर उत्साह था। दूसरे शब्दों में, अयान चौंक गया। यदि मैंने तानाशाह शरीर बिजली शरीर का उपयोग किया था और कमजोर चरण में प्रवेश किया था, तो मैं अभी भी बिजली गिरने और बिजली फ्लैश कौशल का उपयोग करने में सक्षम होऊंगा। ये बहुत अच्छी खबर है। हाहा, कितनी बड़ी फसल है। अयान नदी के किनारे लेट गया और जोर जोर से हंसने लगा।
अत्याचारी शरीर बिजली शरीर के साथ बिजली कंपन त्याग दिया जा सकता है। भविष्य में बिजली के स्रोत को अवशोषित करते समय वह केवल अपने शरीर में अतिरिक्त दिव्य बिजली की शक्ति का उपभोग करने के लिए बिजली के कंपन का उपयोग कर सकता था। आखिरकार मेरे पास अपना तुरुप का पत्ता है। इसके बाद उसने स्प्रिंग रिटर्न ग्रास की कुछ पत्तियां तोड़ी और उन्हें चबाने और निगलने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। अपनी सहनशक्ति समाप्त होने के बाद वह आत्मिक जड़ी बूटियों, आत्मिक दवाओं और गोलियों के माध्यम से ठीक हो सकता था। 6 स्टाइल्स लाइटनिंग किंग सील के साथ मार्शल सिटी में चयन में मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। लेकिन इस तरह से क्या मेरी लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा उजागर हो जाएगी? अयान ने फिर बाहें सिकोड़ी। एक बार जब 6 स्टाइल्स थंडर किंग सील का उपयोग किया गया तो यह वास्तविक गड़गड़ाहट और बिजली पैदा करेगा। अच्छी दृष्टि वाला कोई भी व्यक्ति पहली नज़र में ही संदिग्ध हो जाएगा। उसने कुछ देर सोचा और अंततः अपना ध्यान उस विशाल काले तराजू वाले कृपान पर केंद्रित किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस कृपान का प्रभाव पहले भी कई लोगों ने देखा है। फिर इस कृपान को लाइटनिंग किंग सील द्वारा उत्पन्न बिजली का दोष दें। उसने राहत की सांस ली और कहा, लगता है मुझे फिर से काले तीखे दानव वन में जाना होगा। मुझे स्पैरो किंग सील का अभ्यास करने से पहले एक पक्षी की पशु आत्मा को बाहर निकालना होगा। काला तीक्ष्ण राक्षसी वन। अयान का फिगर बिजली की तरह चमक रहा था। ये तीसरा दिन था जब वह काले किनारों वाले दानव वन में भटक रहा था। मार्शल आर्ट सिटी चयन में अभी भी 6 दिन बाकी थे। पिछले 3 दिनों से वह दानव वन के मुख्य क्षेत्र में घूम रहा था और उच्च क्षेत्र वाले एक उड़ते हुए राक्षसी जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। दोपहर तक अयान एक पेड़ के सहारे झुका हुआ भुना हुआ मांस खा रहा था। उसके बगल में जमीन पर एक जियांटियन 8वें स्तर का पीला फिंच बंधा हुआ था। अयान ने पके हुए मांस का एक बड़ा कौर खाया और खुद से कहा, हालांकि इस छोटे पक्षी का प्रशिक्षण स्तर ऊंचा नहीं है, लेकिन यह मुश्किल से पर्याप्त है। यदि हम आज उच्च साधना स्तर वाले राक्षसी जानवर को नहीं पकड़ सकते तो चलो इसका उपयोग करें। हालांकि इस बार अयान काले तीखे दानव वन में लौट आया था और उसकी साधना पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर हो गई थी। फिर भी वह केवल एक जियांटियन 6ठी परत मार्शल कलाकार था। मिस रुयान के बिना वह अकेले मुख्य क्षेत्र में जाने का साहस नहीं कर सकता था। उस मुख्य क्षेत्र में कोई भी राक्षसी जानवर मूल रिटर्निंग दायरे से ऊपर था। इसके बारे में सोचते ही उसके सिर में दर्द होने लगा। मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाने और एक बर्तन में शराब पीने के बाद वह खड़ा हुआ और अपने शरीर पर कुछ बार धूल फेरी, फिर नीचे झुका और राक्षसी जंगल में आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा और शाम होने लगी। अंधेरा हो रहा था, लेकिन अयान को अभी भी कुछ नहीं मिला। वह पीले रंग की फिंच को हाथ में लिए हुए मुख्य क्षेत्र के बाहर खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। क्यों न हम अंदर जाकर टहलें? जब तक उसका सामना पवन बैल से नहीं होता तब तक वह बच निकलने में सफल हो जाएगा, है न? जैसे ही अयान दुविधा में था, अचानक दूर स्थित दानव वन से एक गर्जना की आवाज आई। ये गर्जना बादलों में गूंज उठी, यहाँ तक कि अयान भी इतनी दूर था कि उसके कान के पर्दे दुख रहे थे। इसके तुरंत बाद आकाश में उड़ने वाले पक्षी और जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। अच्छा नहीं है, अयान चौंक गया। इतनी भयानक दहाड़, मुझे डर है कि कोई बड़ा राक्षसी जानवर गुस्से में है। वह ज्यादा सोचने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया, इसलिए वह बेतहाशा भागने लगा। चाहे राक्षसी जानवर को कोई भी परेशान करे, जब तक वह उसका सामना करता रहेगा वह निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा, या फिर भाग जाना ही बेहतर समझेगा। जैसे ही उसने अपना पैर बाहर निकाला और बेतहाशा भागा, उसने महसूस किया कि अचानक केंद्र क्षेत्र से तीव्र प्रकाश की एक किरण आई। वह अपनी आंखों के कोने से बोला, आह, यह एक उड़ने वाला पक्षी राक्षसी जानवर है। इसका क्षेत्र बहुत ऊंचा है। अयान बहुत खुश हुआ। लोहे के जूतों में पैर डालने के बाद उसके पास सचमुच कोई जगह नहीं थी। महान दानव क्रोधित हो गया और उसने केंद्र क्षेत्र में पक्षियों और राक्षसी जानवरों को भयभीत कर दिया। वह छाया एक उड़ने वाला पक्षी राक्षसी जानवर था और वह बहुत तेज गति से उड़ रहा था। अयान की आंखों में चमक आ गई जब उसने उड़ते हुए पक्षी राक्षसी जानवर की राक्षसी आभा को स्पष्ट रूप से देखा। मूल क्षेत्र, प्रथम स्तर, वह गेल स्पैरो है। मूल रिटर्निंग दायरे का पहला स्तर अयान का सबसे आदर्श शिकार था। यदि उसकी साधना अधिक होती तो अयान उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि राक्षसी जानवरों को कोई मार्शल तकनीक नहीं पता थी। भले ही गुयुआन प्रथम परत बहुत मजबूत थी, फिर भी गुयुआन प्रथम परत के मार्शल कलाकारों की तुलना में इससे निपटना आसान था। पकड़ो इसे। अयान हवा में उछला और पेड़ की चोटी पर अपने पैर हल्के से टैप किए। फ्लैश छाया कदम। अपने पैरों के नीचे के निष्कासन बल की मदद से अयान एक क्षण में ही एक प्रतिबिंब में बदल गया और 500 मीटर हवा में उछल गया। इस तेज दौड़ के कारण अयान और गेल स्पैरो के बीच की दूरी घटकर 20 मीटर रह गई। गेल स्पैरो ने भी अयान को देखा।
वह पलटा और अयान को पुकारने लगा। इस पक्षी की चीख से वास्तव में एक पतली और संकरी हवा की धार निकल आई। अयान ने अपना हाथ उठाया और पवन ब्लेड को दूर फेंक दिया। हे, भले ही मुझे दोबारा विंड बुल का सामना करना पड़े, मैं उससे नहीं डरूंगा, उस छोटी चिड़िया से तो बिल्कुल भी नहीं। अयान ने एक चाप खींचा और उतरा। उसने अपने पैरों से पेड़ की चोटी को छुआ और तेजी से दूसरे कदम के साथ बाहर निकल गया। इस बार उन्होंने दूरी को बहुत सटीकता से नियंत्रित किया और लैंडिंग बिंदु गेल स्पैरो के ठीक बगल में था। जब अयान की परछाई चमककर गेल स्पैरो के पास दिखाई दी तो गेल स्पैरो थोड़ा घबरा गई। उसने अपने सारे पंख उड़ा दिए और भय से चीख मारी। अच्छा नहीं। अयान ने काटने के लिए अपनी कृपान उठाई ही थी, लेकिन किसने सोचा था कि इस बार गेल स्पैरो की चीख से हवा के ब्लेडों की परतें फट जाएंगी। अयान को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दी से अपनी कृपान को आगे बढ़ाया। तभी उसने सुना कि विशाल काले रंग की कृपान हवा के झोंकों से टूट रही है। हर बार जब पवन ब्लेड काले स्केल से टकराता तो अयान को ऐसा महसूस होता जैसे उसे घेराबंदी वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी हो और उसके शरीर की सारी हड्डियां बिखरने वाली थीं। ये कमीना, अयान ने दांत पीसते हुए कहा। उसके माथे की नसें उभर आईं। इस बार विंड ब्लेड पहले जारी किए गए विंड ब्लेड की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। स्पष्टतः गेल स्पैरो पागल हो गया था। तीव्र टक्कर के कारण अयान उछलकर जमीन पर गिर गया। क्रोधित गेल स्पैरो की आंखें लाल थीं। वह भागना जारी नहीं रखा, बल्कि एक प्रकाश की चमक में बदल गया और अयान की ओर बढ़ गया। अयान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और गुस्से से बोला, तुम छोटी चिड़िया, क्या तुम अभी भी फैंग नियू के गुस्से की नकल करना चाहते हो? यह आपके खिलाफ है। अयान ने अपना हाथ उठाया और वार किया। सबसे पहला काम जो उसने किया वह था अपनी क्यूई को बिजली में परिष्कृत करना। कृपान क्यू के साथ साथ कड़कती हुई बिजली भी चमक रही थी जब वह गेल स्पैरो के शरीर पर जोरदार वार कर रही थी। यदि अयान किसी मार्शल कलाकार को हैक कर रहा होता तो मार्शल कलाकार निश्चित रूप से उसे रोकने के लिए मौसम ढाल स्थापित कर देता, लेकिन गेल स्पैरो ऐसा नहीं करता। ये कृपान वास्तव में उसके शरीर पर वार कर रही थी। अयान की कृपान से गेल स्पैरो घायल हो गया और बुरी तरह चीखता हुआ उड़ गया। जहां तक अयान का सवाल है, उसे तो और भी बुरा लगा। अंत में वह एक मूल क्षेत्र राक्षसी जानवर था। इस प्रहार के परिणामस्वरूप अयान के हाथ में पकड़ी लंबी कृपान हिलकर उड़ गई, यहां तक कि उसने पीछे की ओर भी गोली चलाई, जिससे लगातार 3 विशाल प्राचीन पेड़ टूट गए। अयान को लगा कि उसके गले से मीठे खून का एक कौर नीचे गिर गया है और उसने उसे जबरन वापस खींच लिया। गेल स्पैरो जमीन से उड़ी और एक प्रकाश की किरण में बदल गई तथा अयान की ओर बढ़ी। अभी भी आ रहे हो? अयान ने अपना हाथ उठाया और विशाल काले तराजू वाली कृपान को अपने हाथ में पकड़ लिया। वह उछला और फिर से गेल स्पैरो पर झपटा। धमाका! अयान और गेल स्पैरो उफनती लहरों में उड़ गए। अयान बार बार पुराने पेड़ों से टकराता रहा। वह अपने दिल में क्रोधित और चिंतित था, लेकिन फिर भी उसने अत्याचारी शरीर बिजली शरीर का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। यदि वह गेल स्पैरो को एक ही वार से मार देता तो लाभ हानि से अधिक होता। फिर गेल स्पैरो वापस उड़ा और उसने अपना तीसरा हमला किया। अयान असहाय था और वह केवल अपने शरीर में तीव्र दर्द को सहन कर सकता था और गेल स्पैरो के खिलाफ लड़ाई जारी रख सकता था। उसके वार अधिक भारी होते जा रहे थे तथा गेल स्पैरो का आक्रमण अधिक भयंकर होता जा रहा था। दोनों ओर से 10 चालों के बाद भी अयान ने अपनी 3 गुनी ताकत के साथ हमला किया। उन्होंने अपनी संपूर्ण क्यूई संघनन और बिजली संघनन का उपयोग किया। उसका शरीर अभी भी चोटों से भरा हुआ था और उसके दाहिने हाथ की हड्डियां टूट चुकी थीं। गेल स्पैरो को भी असुविधा महसूस हुई तथा उसके शरीर के एक बड़े हिस्से से पंख गिर गए, जिससे उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। ये देखकर कि गेल स्पैरो फिर से आ रहा है, अयान की आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से से बोला, क्या बकवास है, चिंता मत करो, मुझे आशा है कि आप एक बार बिजली का सामना कर सकेंगे। जैसे ही वह बोला, उसके हाथों ने तुरंत मोहरें बना लीं। थंडर किंग सील, बिजली गिर रही है। मुद्रित, अयान की तलवार उंगली कटकर नीचे गिर गई। असफल। धिक्कार है तुम्हारी दादी पर, मैं ऐसे समय में असफल हो गया। गेल स्पैरो ने अयान के पेट के निचले हिस्से पर हमला किया। टक्कर से अयान उछलकर दूर जा गिरा। अयान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आंतरिक अंग टूटने वाले हैं। जैसे ही उसने पागलों की तरह पीछे की ओर गोली चलाई, उसके मुंह से खून का एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकला और उसकी आंखों के सामने तारे चमक उठे। सौभाग्य से गेल स्पैरो बहुत कमजोर था और अयान ने काला कवच पहना हुआ था, अन्यथा यह अयान के पेट में घुस जाता। अयान की चेतना लगभग लुप्त होने ही वाली थी कि उसे चोट लग गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह लगभग बेहोश हो गया। सौभाग्य से पिछली बार जब उसने आलोक सेन और अन्य लोगों को गोलियां वितरित की थीं, तो अयान ने कुछ कायाकल्प गोलियां अपने लिए छोड़ दी थीं। इस समय उसने जल्दी से एक टियर 1 कायाकल्प गोली अपने मुंह में ठूंस ली।
धत्तेरी की, यह सही नहीं है। पक्षियों को बहुत नम्र होना चाहिए। यह आदमी क्यों दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है? इसके अलावा यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। अयान को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से एक मुहर बना ली। उसकी आंखों में बिजली चमक उठी और वह गेल स्पैरो की स्थिति को और भी अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसे देखकर अयान को पता चला कि गेल स्पैरो के पेट में कुछ ऐसा है जो तेज पीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा है। पीला सार गोली। अयान अचंभित रह गया। गेल स्पैरो के पेट में पीले सार की गोली क्यों थी? पीली सार गोली कोई औषधीय गोली नहीं थी, बल्कि एक सर्प प्रकार के राक्षसी जानवर के शरीर में पैदा हुआ एक अनमोल खजाना था। सामान्यतया एक सांप प्रकार का राक्षसी जानवर एक बार ड्रैगन में बदल जाएगा और एक बार एक शक्तिशाली अजगर राक्षसी जानवर एक भाग्यशाली मुठभेड़ के बाद एक पीले सार की गोली को जन्म देगा। इसके बाद ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करने के लिए पीले सार की गोली को थूक देगा। लगभग 100 वर्षों तक ऐसा दोहराने के बाद पीली सार गोली का आकार बन गया। उस समय यदि सांप दानव परिष्कृत पीले सार की गोली निगल लेता तो वह एक राक्षसी बार ड्रैगन में परिवर्तित हो सकता था। इसके अलावा सभी सर्प राक्षस पीले सार की गोली का उत्पादन नहीं कर सकते थे। ये कहा जा सकता है कि 1 लाख सर्प दानवों में से केवल एक ही ऐसी गोली बना सकता है, और अधिक सांप राक्षसी जानवर साधना करते रहेंगे और उनकी साधना का क्षेत्र बढ़ता रहेगा। हालांकि उनके लिए जीवन भर बार ड्रैगन बनना असंभव था। फिर पीली एसेंस गोली स्पष्टतः परिपक्व है। अयान ने अपना माथा थपथपाया। यह सही है। दानव वन कोर से अभी आई दहाड़ महान दानव की दहाड़ नहीं थी, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की घटना थी, जब सर्प दानव ने बाढ़ के ड्रैगन में तब्दील होने के बाद पीली सार गोली खो दी थी। क्या इस गेल स्पैरो ने वास्तव में किसी और की पीली एसेंस गोली चुरा ली है? अयान को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, लेकिन वह अब और नहीं हंस सकता था। उन्होंने गेल स्पैरो की ओर इशारा करते हुए डांटा, कमीने, आपके पैरों में क्या है? गेल स्पैरो के छोटे पैर में एक अंगूठी लटक रही थी, और वह अंगूठी क्या थी जो अयान की भंडारण अंगूठी नहीं थी? ये पता नहीं चल सका कि गेल स्पैरो ने अयान की स्टोरेज अंगूठी कब चुरा ली थी। चोर, मुझे मेरी स्टोरेज अंगूठी वापस दे दो। अयान बहुत गुस्से में था। तुम एक पक्षी हो, तुम्हें मालूम है, न केवल आपने पीली सार गोली चुरा ली है जिसका उपयोग किसी ने बार ड्रैगन में बदलने के लिए किया था, आपने मेरी भंडारण अंगूठी भी चुरा ली है। अयान की ओर दौड़ते हुए गेल स्पैरो की आंखें चमक उठीं। इस बार अयान ने देखा कि वह उसके साथ मौत से लड़ना नहीं चाहता था, बल्कि उसका काला शल्क वाला कृपान छीनना चाहता था। अयान चिंतित था। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से एक मुहर बना ली। उसने अपने मुंह से अपनी हथेली पर बिजली का एक कॉर्ड थूका। हाओ बिजली। बिजली का एक गोला लुढ़क कर दूर चला गया। बिजली का गोला बड़ा होता गया और गेल स्पैरो को अपनी चपेट में ले लिया। ये तुरंत ही फट गया, जिससे पक्षी तुरंत अकड़ गया। अयान ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई और उसकी तलवार की उंगली नीचे गिर गई। गिरती हुई बिजली। जिस क्षण गेल स्पैरो ने पुनः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, आकाश में बिजली चमकी और बिना किसी चेतावनी के एक हाथ जितनी मोटी बिजली गिरी, जो गेल स्पैरो की पीठ पर लगी। गेल स्पैरो तुरंत ही जमीन पर गिर गया और बिल्कुल भी हिल नहीं सका। अयान भारी सांस लेते हुए गेल स्पैरो के पास आया। उसने गौर से देखा तो पाया कि चोर अभी भी जीवित था। उसने पक्षी के पैर से अपनी भंडारण अंगूठी निकाली, उसे अपनी तर्जनी उंगली पर पहना और अपनी उंगली में बिजली संघनित कर ली। वह इसे गेल स्पैरो पर फेंकने ही वाला था। आत्मा अवशोषण सुई की आवश्यकता राक्षसी जानवर की आत्मा को निकालने के लिए थी, लेकिन अयान द्वारा विकसित थंडर किंग सील में जानवर की आत्मा को निकालने का कार्य शामिल था। उसके हाथ में बिजली सिकुड़कर सुई की मोटाई तक आ गई, लेकिन गेल स्पैरो के सिर पर निशाना लगाने के बाद उसका दिल फिर से नर्म पड़ गया। आंखों में आंसू लिए जमीन पर पड़ी उस नन्ही चिड़िया को देखकर अयान कुछ नहीं कर सका। ये बात काफी समय से चल रही थी। ये पहले से ही मानव था। दुखी होने पर यह आंसू भी बहा सकता है। ये सचमुच अजीब और असहनीय था। सांस रहने भी दो, अयान ने आह भरते हुए कहा। मैं अब तुम्हारी पशु आत्मा को धूम्रपान नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम स्पैरो किंग सील की खेती करने में मेरी मदद करोगे। स्पैरो किंग सील बनाने के लिए राक्षसी जानवरों का सीधे उपयोग करना असंभव नहीं था, लेकिन इसमें एक कमी थी। यदि गेल स्पैरो बच गया तो अयान स्पैरो किंग सील कौशल को जारी नहीं कर पाएगा। छोटी चिड़िया जमीन पर लेटी रही और बिना हिले डुले अयान को दयनीय दृष्टि से देखती रही। अयान ने असहाय होकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तब जाने दूंगा जब मैं भविष्य में कोई नया पक्षी राक्षसी जानवर पकड़ूंगा। अंततः छोटी गौरैया ने समझ में सिर हिलाया। अरे, ये तो सचमुच डरावना है। अयान ने पक्षी को अपने हाथ में पकड़ लिया। वे कहते हैं कि राक्षसी जानवरों का साधना स्तर ऊंचा होता है और वे मानव स्वभाव को समझ सकते हैं,
लेकिन आपका साधना स्तर ऊंचा नहीं है। ओह हाँ, ये पीले सार की गोली के कारण होगा। यदि आप येलो एसेंस गोली निगलते हैं तो भविष्य में आपका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। मैं तुम्हें मारना भी सहन नहीं कर सकता। उसे नर्म दिल होने को किसने कहा? अयान ने गेल स्पैरो को अपने कंधे पर रखा और ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट से बाहर निकल गया। सेंट मैनर लौटने के बजाय वह ब्लैक शार्प पर्वत श्रृंखला में खजाने की गुफा में चले गए और यहाँ स्पैरो किंग सील की खेती शुरू कर दी। चूंकि यह छोटा पक्षी मानव भाषा समझ सकता है, इसलिए यह बहुत आसान होगा। कई सौ लगातार असफलताओं के बाद अयान अंततः स्पैरो किंग सील बनाने में सफल रहा। आना, अयान धीमी आवाज में चिल्लाया। पक्षी तुरंत अयान की हथेली में कूद गया और घने बिजली में लिपटा गया। अयान ने एक कदम आगे बढ़ाया और पक्षी को आगे फेंकते हुए चिल्लाया, थंडर किंग सील, थंडरबर्ड। वह छोटा पक्षी हथेली के निशान से होकर गुजरा और तुरंत ही शुद्ध बिजली से बने एक बिजली पक्षी में परिवर्तित हो गया। बिजली पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और चटचटाहट की जब वह आत्मा मापने वाले पत्थर की कठपुतली से टकराया। इस टक्कर से कठपुतली सचमुच उड़ गई। कठपुतली दीवार से टकराकर पहाड़ की गहराई में जा घुसी। अयान दंग रह गया और हैरान हो गया, क्या महान शक्ति है। उसने कठपुतली निकाली और फिर से देखा। कठपुतली की छाती पर वास्तव में एक कटोरे के आकार का अर्धवृत्ताकार गड्ढा था और यह मुट्ठी जितना गहरा था। इसके अलावा गड्ढे के किनारों पर घनी दरारें थीं। ये स्पैरो किंग सील वास्तव में लुओ लाइटनिंग से भी अधिक शक्तिशाली था। नंगी आंखों से देखने पर किंग स्पैरो सील की मारक क्षमता थंडर फॉलिंग सील की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। जहां तक स्पैरो किंग सील का प्रश्न है, तो उसने केवल 3 गुना अधिक बिजली का उपभोग किया। यह अंततः पूरा हो गया। अयान ने राहत की सांस ली और कहा, मैं 6 दिनों में मार्शल आर्ट सिटी में रहूंगा। इस समयावधि के दौरान मुझे इसमें उचित रूप से महारत हासिल करने की आवश्यकता है। मेरी स्टोरेज रिंग कहाँ है? अयान गुफा में गुस्से से चिल्लाया। थंडर किंग सील की कुल 6 शैलियाँ थीं। अयान फिलहाल उनमें से केवल 5 ही सीख सकता था, लेकिन इसका फायदा यह था कि थंडर किंग सील अन्य साधना विधियों से अलग थी। यह कोई छोटी सफलता नहीं थी, केवल कुशल और अकुशल के बीच का अंतर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि थंडर किंग सील अयान के मौसम से निर्धारित होती थी। अयान का मौसम जितना मजबूत होगा, थंडर किंग सील उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। फिलहाल अयान की गति और सीलिंग में दक्षता अभी भी बहुत शुरुआती स्तर की थी। अगले दिनों में उन्होंने यहीं रहने और प्रतिदिन बिना रुके सीलिंग मुद्राओं का अभ्यास करने का निर्णय लिया। जहां तक उस छोटे पक्षी की बात है तो वह अस्थायी रूप से अयान का पालतू बन गया था। हालांकि उसे बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खानी पड़ी, जिससे अयान के शरीर में चोट लग गई। क्या बकवास है, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ। अयान ने छोटी चिड़िया के सिर को छुआ और कहा, एक पक्षी राक्षसी जानवर वास्तव में चीजों को चुराना पसंद करता है। मैं सचमुच नहीं जानता कि तुमने ये किससे सीखा। अयान असहाय हो गया और उसने सीलिंग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अचानक उसने पाया कि उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली खाली थी। मेरी स्टोरेज रिंग कहाँ है? तुम बदबूदार पक्षी ने इसे फिर से मेरे लिए चुरा लिया। अगले दिनों में अयान खजाना गुफा में साधना कर रहा था और उसे हर दिन बड़ी संख्या में जटिल सीलिंग अभ्यास से गुजरना पड़ता था। क्योंकि थंडर किंग सील स्वयं क्यूई साधना तकनीक का शुद्धतम रूप था, इसलिए जिन दिनों में अयान ने थंडर किंग सील की साधना की थी, उसने अनजाने में ही अपने सहज मौसम की तीव्रता के मामले में उसी स्तर के अन्य मार्शल कलाकारों को पीछे छोड़ दिया था। ये स्तर स्वाभाविक रूप से एक जियांटियन क्षेत्र मार्शल कलाकार था। साथ ही उन्होंने इस समयावधि का उपयोग अपने पुनर्जन्म के बाद के अनुभव की जांच करने के लिए भी किया। वह कह सकता था कि अपने पुनर्जन्म के आधे वर्ष से भी कम समय में उसने जो अनुभव किया वह उसके पिछले जीवन से भी अधिक रंगीन था। अपने पिछले जीवन में रुद्र की तारों वाले आकाश में नंबर 1 प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठा ने उसे अद्वितीय गौरव प्रदान किया था, और साथ ही इसने उसके लिए वास्तविक दुनिया को देखना असंभव बना दिया था। यदि आप उच्च पदस्थ व्यक्ति हैं, तो हर कोई, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपका स्वागत मुस्कुराहट के साथ करेगा, जिससे आप दुनिया के वास्तविक अंधकार में पक्ष को देखने में असमर्थ हो जाएंगे। अथवा शायद ये कहा जा सकता है कि रुद्र अपने पूर्वजन्म में 18 वर्षों तक रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के संरक्षण में रहा था, किंतु वह एक शुद्धचित, गर्म रक्त वाला युवक था। हालांकि इस जीवन में अयान का अनुभव उसके पिछले जीवन से बिल्कुल अलग था। लगभग हर बाहरी व्यक्ति अयान के प्रति शत्रुतापूर्ण था, जिसके कारण अयान का दिमाग तेजी से आगे बढ़ने लगा। वह जल्दी परिपक्व हुआ तथा दुनिया के बारे में स्पष्ट समझ हासिल करने लगा। फिर वहां छोटी गेल स्पैरो थी। अयान ने सोचा था कि यह चोरी किया गया पक्षी भागने का रास्ता खोज लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छोटी चिड़िया को अयान का पीछा करना अच्छा लगता था क्योंकि अयान उसे हमेशा आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की कुछ पत्तियां खिला सकता था।
पीली सार गोली एक प्रतिभाशाली खजाना था जिसकी आवश्यकता सर्पदानव को बाढ़ के ड्रैगन में बदलने के लिए थी, लेकिन अब जब इसे छोटे पक्षी ने खा लिया था तो शायद ये पहली बार था कि दुनिया खुल गई थी। यहाँ तक कि अयान भी यह नहीं बता सका कि भविष्य में ये पक्षी क्या बनेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पीली सार गोली ने पक्षी को उसकी मृत्यु के बाद भूख की अवधि के लिए स्थान दिया है। ये छोटा सा पक्षी लगभग सब कुछ खा जाता है। यह न केवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और अनाज खाता है, बल्कि कभी कभी अयान की बिजली की शक्ति को भी अवशोषित कर लेता है। अयान भी एक वयस्क पक्षी की सुंदरता से खुश था, जब तक वह उन महंगी टियर 1, टियर 2 या यहाँ तक कि टियर 3 स्पिरिट जड़ी बूटियों को खाना चाहता था। अयान बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खिला देता था। अयान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक ओर तो ये छोटा पक्षी काफी प्यारा था, और दूसरी ओर क्योंकि उन दोनों का इरादा एक दूसरे को प्यार करने का था। अयान को एक असाधारण जीवन जीना था, और यह छोटा पक्षी भी एक असाधारण पक्षी जीवन पर चल रहा था। खजाना गुफा। अयान 100वीं बार सफल हुआ, सबसे जटिल स्पैरो किंग सील का निर्माण किया और अंत में फैला। मैं पहले से ही 5 प्रकार के हस्तरेखा चिन्हों को नियंत्रित करने में कुशल हूँ। अयान ने अपनी हथेली उठाई और उसके शरीर में मौजूद जियांतियान क्यूई बहते बादलों और बहते पानी की तरह उसकी हथेली पर केंद्रित हो गई। छोटी चिड़िया अयान के कंधे पर खड़ी हो गई और उसने धीरे से अपने मुंह से अयान के गाल को दबाया। अयान मुस्कुराया और द्वितीय श्रेणी स्पिरिट ग्रास स्नैक पित्ताशय फूल का एक पत्ता उठाकर उस छोटी चिड़िया के मुंह में डाल दिया। छोटी चिड़िया ने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक उसे पकड़ लिया और निगल लिया। अयान ने गहरी सांस ली और अपने पैरों के बीच क्षैतिज रूप से पड़े काले शल्क वाले कृपान को देखा। हालांकि लाइटनिंग किंग सील मजबूत है, फिर भी क्यूई का उपयोग करना सबसे शुद्ध चाल है। मुझे अभी भी एक सामान्य शारीरिक कौशल खोजने की जरूरत है। बोलते समय उन्होंने कलम और कागज निकाला, कुछ क्षण विचार किया और फिर खाली किताब पर धर्मशास्त्र लिख दिया। रनिंग थंडर स्पीयर ही एकमात्र शारीरिक कौशल था जो उसके पास था, लेकिन भाला तकनीक बहुत कमजोर थी और अब अयान के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए अयान के मन में अचानक यह विचार आया कि वर्तमान कठिन मौसम के अनुसार एक नया लेख लिखा जाए। थंडर रनिंग सेबर की कुल 4 शैलियाँ थीं: रैप्टर वेविंग टेल, एजो ड्रैगन एग्जिटिक द सी, बर्सेक ड्रैगन बैटल टाइड और ड्रैगन शॉकन डे। ब्लैक शार्प पर्वत श्रृंखला में एक पर्वत शिखर बादलों तक ऊंचा दिखाई देता था। अयान ने बादलों के समुद्र को देखा और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को जी भरकर महसूस किया। उसकी आंखें तेज थीं और वह तलवार खींचने की मुद्रा में था। उसने अपने दाहिने हाथ में तलवार की मूठ पकड़ी और बाएं हाथ से तलवार को दबाया। भयंकर ड्रैगन स्थिति एक हाथ रुक था। सटीक रूप से कहें तो यह एक कृपान खींचने वाली मुद्रा थी। ये शक्तिशाली हमला करने के लिए तलवार को बाहर निकालने के क्षण पर निर्भर करता था। उसे अपने हृदय में रचा गया मंत्र याद आया और अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई जब वह चिल्लाया, रैप्टर ने अपनी पूंछ हिलाई। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर में हलचल मच गई और एक हिंसक कृपान खींचने की हरकत हुई, जिसमें एक बड़ा क्षैतिजवार हुआ। इस बार अयान ने एक अतुलनीय रूप से बड़ा अर्धचंद्राकार ब्लेड क्यूई काटा। ब्लेड क्यूई पहले से ही एक पूर्ण चक्र के करीब था और यह एक बड़े अर्धचंद्र का आकार था। इस कृपान वार की शक्ति अतुलनीय थी। कृपान क्यू बादलों के समुद्र के ऊपरी छोर पर बह गया, जिससे असीम सफेद बादल बादलों की लहर में बदल गए। हाँ, अयान ने संतोष में सिर हिलाया। मैंने लाइटनिंग किंग सील की क्यूई कंडेंसेशन विधि को लाइटनिंग अशिंग स्पीयर में डाल दिया है। निसंदेह मुझे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। कृपान की शक्ति को देखते हुए मुझे डर है कि लाइटनिंग अशिंग कृपान पहले से ही सांसारिक प्राथमिक ग्रेड खेती विधि के बराबर है। इसके बाद उन्होंने एजियो ड्रैगन को समुद्र में जाने के लिए प्रशिक्षित किया। एजियो ड्रैगन आक्रमणकारी शैली में समुद्र में चला गया। अयान ने अपने दाहिने हाथ में कृपान की मूठ पकड़ी और उसकी नोक को नीचे धकेला। कृपान के अगले भाग का लगभग आधा भाग चट्टान में धंसा हुआ था। उसी समय उसकी दाहिनी भुजा को कोहनी से मोड़ा गया था तथा उसकी कोहनी को सहारा देने के लिए कृपान के पीछे रखा गया था। इसके बाद उसके शरीर के अंदर का वातावरण हिंसक रूप से फट गया और उसका पूरा शरीर आगे की ओर उछल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और हर चीज से बचना था। क्योंकि उसका आक्रमण बहुत प्रचंड था, इसलिए उसके प्रारंभिक मौसम के कारण हवा के साथ तीव्र घर्षण उत्पन्न हुआ, जिससे ज्वाला उठने लगी। जहां तक अयान का सवाल है, वह उस ज्वाला के विपरीत आगे बढ़ रहा था। केवल दृश्य प्रभाव ही इतना चौंकाने वाला था। अपनी सीमा तक आक्रमण करने के बाद अयान ने विशालकाय कृपान उठाया जो सीधे जमीन में जा गिरा। विशालकाय कृपान ने ऊपर उठकर एक बड़ा अर्धचंद्राकार कृपान क्यूई उठाया जो रैप्टर की पूंछ के झटके से भी अधिक शक्तिशाली था। जब से उसने हमला किया तब से लेकर हमले के अंत तक जमीन भी कांपती रही। इसका प्रभाव मामूली नहीं है। अयान ने दांत पीस लिए।
इस हमले से पैदा हुआ उत्साह अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने फ्लैश टेप्स के सिद्धांत को चार्जिंग प्रक्रिया में शामिल कर दिया, जिससे चार्जिंग अधिक तीव्र और तीव्र हो गई। हालांकि समुद्र में एजियो ड्रैगन की गति फ्लैश स्टेप की तुलना में थोड़ी धीमी थी, क्योंकि आक्रमण के दौरान भारी मात्रा में पूर्व मौसम उत्पन्न हुआ था, जिससे हवा के साथ घर्षण उत्पन्न हुआ था। आक्रमण के अंत में उन्होंने रैप्टर की पूंछ के झटके को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने धरती को अपने म्यान के रूप में इस्तेमाल किया और आक्रमण करने तथा खींचने की शक्ति का प्रयोग कर ऐसा वार किया जो रैप्टर की पूंछ के प्रहार से भी अधिक शक्तिशाली था। तीसरा था बेरसेक ड्रैगन बैटल टाइड। अयान अपने हाथ में कृपान लेकर ड्रैगन की तरह घूम रहा था। अयान के हाथ में मौजूद विशाल काली कृपान हिंसक रूप से वार करने लगी। प्रत्येक वार आकाश की ओर लक्षित था और प्रत्येक वार पिछले वार से भी अधिक शक्तिशाली था। एक ब्लेड दूसरे ब्लेड से अधिक शक्तिशाली था और एक ब्लेड दूसरे ब्लेड से अधिक भयंकर था। बादलों के समुद्र के ऊपर हवा में चीखें गूंज रही थीं और मधुमक्खियां दहाड़ रही थीं। उसके नीचे बादलों का समुद्र ऐसी लहरों से उठा हुआ था जो शांत नहीं रह सकती थीं। ये बेरसेक ड्रैगन बैटल टाइड पहले कृपान की शक्ति को उधार लेने के लिए अपनी गति पर निर्भर था। अयान ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और दूसरा कृपान फेंका। ये शक्ति पहले कृपान से अधिक शक्तिशाली थी। इसके बाद अगले 2, 3, 4, 7 और 10 कृपान आए। इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, उसकी पिछली गति पुनः बढ़ गई। इससे अयान को लगातार अपनी शारीरिक सीमा को तोड़ने फिर से तोड़ने की अनुमति मिली। अंतिम चाल, चौंकाने वाला ड्रैगन सनशाइन। अयान धीरे धीरे शांत हो गया, जिससे उसके शरीर में उथल पुथल मचने लगी। उन्होंने बादलों के समुद्र को देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, ये रुक मेरे मन में अचानक आया विचार है। मुझे आशा है कि यह सफल होगा। इसके बाद उसने अचानक कृपान को अपने सामने रख लिया। उसकी आंखें कृपान की तीखी धार से दूर तक देख रही थीं। इसके तुरंत बाद उसके शरीर में उत्तेजना एक बार फिर बढ़ गई और फिर उसने फैंग पर चाकू से हमला कर दिया। इस कृपान ने 5 मीटर लंबी कृपान क्यू को काट डाला। कृपान क्यूई का आकार रैप्टर की पूंछ के झूलने के लगभग बराबर था, लेकिन कृपान क्यूई की ताकत रैप्टर की पूंछ के झूलने जितनी मजबूत नहीं थी। लेकिन यह अंत नहीं था। अयान ने तुरंत ही कृपान क्यूई को उलझाने के लिए बिजली की शिरा विशेषता का उपयोग किया, जिससे वह अब हिंसक रूप से आगे नहीं बढ़ सका, बल्कि बहुत धीमा हो गया। इसके अलावा अयान दूसरी बार आउट हो गया। दूसरा कृपान क्यूई तेजी से बाहर निकला और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे कृपान क्यूई में विलीन हो गया। 5 मीटर लंबे कृपान क्यू एक व्यापक, बड़े 6 मीटर लंबे कृपान क्यू में विलीन हो गए, लेकिन यह अभी भी अंत नहीं था। अयान ने तुरंत तीसरा ब्लेड काटा, चौथा ब्लेड, 9वां ब्लेड, 10वां ब्लेड। उसने लगातार 10 बार वार किया और 10 कृपान ऊर्जाएं एक साथ मिलकर एक विशाल कृपान ऊर्जा का निर्माण कर दिया जो 3 मीटर चौड़ी और 15 मीटर लंबी थी। इस कृपान क्यू की चौड़ाई और ऊंचाई अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक थी। यद्यपि यह 15 मीटर ऊंचा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये स्वर्गभेदी दृश्य आघात दे रहा हो। शॉकन ड्रैगन सनशाइन। अयान उछल पड़ा। उसके हाथ में पकड़ी तलवार ने तलवार की क्यूई को भेद दिया और उसे वास्तव में ऐसा महसूस हुआ कि वह तलवार के साथ सामंजस्य में था। फिर उसने एक ही वार में सीधा नीचे वार किया। विशाल कृपान क्यूई स्थानांतरित। कृपान की तलवार गड़गड़ाहट के साथ बाहर निकली, जिससे चट्टानें टूट गईं और बादलों का समुद्र उबलने लगा। कृपान क्यू नीचे की ओर झुकी और एक पहाड़ी दीवार से टकरा गई। पहाड़ की दीवार तुरंत ढह गई और नष्ट हो गई। अयान ने अपनी गति वापस ले ली। उसकी निगाहें बिजली की तरह चमक रही थीं जब उसने थंडर अशिंग सेबर का एक क्रूर सेट छोड़ा, जिससे अयान का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी युद्ध की मंशा आसमान तक पहुंच गई। युद्ध का मतलब था लड़ने का इरादा। लड़ने की भावना जितनी अधिक होती, गति उतनी ही अधिक प्रचंड होती जाती। ये हो चुका है। अयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आकाश में चक्कर लगाता हुआ छोटा पक्षी उसके कंधे पर आकर बैठ गया। छोटे दोस्त, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। दिनों की गिनती करते हुए मार्शल आर्ट सिटी के चयन में अभी भी 2 दिन बाकी थे। अब मानव संसार में लौटने का समय आ गया था। ब्लैक शार्क पर्वत श्रृंखला में साधना से लौटने के बाद अयान का स्वभाव पूरी तरह से अलग था। उसके पूरे शरीर में उथल पुथल का एहसास फैल गया। यद्यपि उसकी आंखें शांत थीं, फिर भी वे तीव्र प्रकाश से भरी हुई थीं। अपनी साधना के दिनों में उन्होंने अपने पिछले जीवन पर विचार किया था, जिससे उन्हें समझ में आया कि इस संसार में जहां कमजोर लोग बलवानों पर